हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे और रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं डॉक्टर प्रगति आज फिर से आप सबके साथ हूँ। तो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। पैरों में होने वाली जलन और हाथों में होने वाली जलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और उसको रिलैक्स करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे ही कर सकते हैं, वो भी आपको मैं इस वीडियो में एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किन किन कारणों की वजह से हमें ये चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइस, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में आखिर किन किन चीज़ों की कमी के वजह से हमें इतनी जलन महसूस होती है पैरों में और झंझनाहट भी होने लगती है। आखिर उन सब चीज़ों के क्या क्या कारण हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रीटमेंट कुछ ले रहे होते हैं और हमें प्रॉब्लम कुछ और ही हो रही होती है। इसलिए हमें सही डायग्नोस करके ही अपने ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कोशिश पूरी करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आखिर हमारे पैरों में और हाथों में जलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ 5-6 कारण लेके आई हूँ इस वीडियो में, जो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से 5-6 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे हाथों में और पैरों में झंझनाहट और जलन होती है। तो गाइस, इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अभी भी मेरा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए गाइस, अब चलते हैं वीडियो की ओर और मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हमारे पैरों और हाथों में होने वाली जलन का क्या कारण होता है। तो गाइस, कुछ कारण ऐसे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मान लीजिए कभी भी आपके पेट में कोई भी समस्या हो रही है, आपके पेट में काफ़ी गर्मी है, आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं रहता है, या पानी की आपकी बॉडी में कमी रहती है, डिहाइड्रेशन आपको हर समय रहता है, तो आपको इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। अगर आपको पित्त की समस्या है तो भी आपको जलन जो है पैरों में हो सकती है। अगर आपको लंबे समय से अगर ये दिक्कत है तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12 का कम होना, B9 का कम होना और B6 का कम होना। हमारी बॉडी में विटामिन्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर वह हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे जो है साइड इफ़ेक्ट आते हैं और कई सारी जो है प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन B12, 6 और 9 एक ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से भी आपको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि वह हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब वह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? विटामिन B12, 6 और 9 हमारे न्यूरॉन को अच्छे से जो है काम करने की क्षमता देता है और हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको क्षमता देता है। और अगर वह हमारी बॉडी में कम होगा तो वह न्यूरॉन्स तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पाएगा और उस तरीके से उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिससे कि हमें ये समस्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको दिक्कत है हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो इससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हमें देखने को मिली है ऐसे पेशेंटों में। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वह ठीक से काम नहीं करता, जिस वजह से वहाँ से रिलीज़ होने वाले रसायन हार्मोन्स अपना जो काम है उस मात्रा में नहीं करते, मतलब उस मात्रा में रिलीज़ नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होते हैं, जिस वजह से हमें न्यूरोपैथी होने का भी चांस हो सकता है। तो इसलिए हमें जो है इस प्रॉब्लम की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अब आते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ें देखी गई हैं। डायबिटीज़ की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें न्यूरोपैथी होने का पूरा चांस होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो न्यूरॉन को डैमेज करने लगती है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे न्यूरॉन को डैमेज करने लगती है जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, जब वह डैमेज होने लगती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पाता है, जिस वजह से हमें ये समस्या होने के कारण हो सकता है। और
हम इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी जो है बोल सकते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी जो है एक यही सिम्टम्स है, उसमें भी यही रहता है कि डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा देखा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो उसमें भी सेम यही कारण होता है कि उनके जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है नहीं पहुंचने के कारण ये दिक्कत होती है। अब उसके बाद आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब भी हाइपरटेंशन किसी को भी रह रहा है, उसकी वजह से भी जो है हमें ये समस्या देखने को मिली है। तो हमें टाइम पर डायबिटीज़ का इलाज और हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज और किडनी की भी अगर कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो उस वजह से भी आपको पैरों में और ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इन सब का इलाज हमें टाइम पे करा ही लेना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गाइस, मैंने अभी इससे पहले बात करी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि नर्व डैमेज होने लगती है, जिस वजह से हमें ये समस्या देखने को मिलती है। सेकंड होता है एथलेटिक फुट। एथलेटिक फुट में क्या होता है, जो हमारी टोज़ होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग भी रहती है। तो उस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाता और जिस वजह से वहाँ पे भी हमें ये दिक्कत जो है देखने को मिली है। मान लीजिए कोई आर्मी में है और उनकी जो पोस्टिंग है काफ़ी हिल एरिया में है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो उनके पैरों में जो है ये समस्या देखने को अक्सर मिली है। उसके साथ साथ उसमें झंझनाहट भी रहती है। तो ऐसे हमने पेशेंट बहुत देखे हैं। मान लीजिए कोई फार्मर हैं, वो काफ़ी टाइम तक खेतों में काम करते हैं, तो अगर वो रेगुलर बेसिस में करते हैं तो उनके पैरों में भी ये समस्या देखने को मिली है। उसमें भी जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच सका। लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ चलती आएगी, अगर रेगुलर बेसिस में चलती आएगी तो वहाँ पैरों में इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ें होना देखा ही गया है। तो एथलेटिक फुट ज़्यादातर उन्हीं लोगों में होते हैं जो टाइट शूज़ पहनते हैं, क्योंकि आपने देखा है अगर कोई हिल्स एरिया में है या खेतों में भी जा रहा है तो शूज़ पहन के ही बार बार जाएगा, या वहाँ फार्मर वाले जो शूज़ होते हैं वो पहन के ही वहाँ जाता है। तो जिस वजह से उनके भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे भी टिंगलिंग, जलन, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो गाइस, हमें अपने जो है क्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपने अक्सर देखा होगा कैंसर पेशेंट में ही होती है। तो कैंसर पेशेंट में जब भी कीमोथेरेपी वगैरह जो भी उनकी चलती है, उस टाइम पे जो भी उनकी मेडिसिन्स वगैरह चलती है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में आता है, उसमें भी हमने ये देखा है कि पेशेंट्स को ज़्यादातर टिंगलिंग हो रहा है, जलन हो रहा है। तो उन पेशेंटों में भी अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं। अब आएगा आपका कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। इसमें अलग अलग टाइप्स की जो है प्रॉब्लम्स में पेशेंट को जलन हो रही देखी गई है। मान लीजिए स्ट्रोक के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, मतलब उन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है या स्ट्रोक उन्हें रहता है, तो इस तरीके की उन्हें दिक्कत रह चुकी है, तो इन पेशेंटों में भी हमें जो है जलन और नर्व की कमजोरियाँ ये सब देखने को मिली हैं। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है फ़ैट। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट जमा हो रहा है, आप बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी में वसा जो है जमने लगती है, फ़ैट जगह जगह जमने लगती है, जो प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नीचे तक नहीं जाने देती। तो जिस वजह से वहाँ पे भी जलन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो जलन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी भी समस्या बढ़ती जाएगी। तो आप बिल्कुल भी इस परेशानी को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है, आपको जलन फील हो रही है, झंझनाहट फील हो रही, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसको अब कैसे ठीक किया जा सकता है? गाइस, जो भी परेशानियां मैं लेके आ रही हूँ, वो परेशानियां जो हैं आपको अगर हैं तो आपको सबसे पहले अपने फिजिशियन से मिलना है, अपने टेस्ट करवाने हैं कि आपके अंदर विटामिन्स की मात्रा भरपूर है या नहीं है। उसके बाद ही आपको जो है एक्सरसाइजेस पे जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिजिशियन से मिलना है और उनकी सलाह मशवरा के बाद ही आपको अपने फिजियोथेरेपी द्वारा बताई गई जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो करनी होती हैं। एक चीज़ और होती है
गाइस कभी भी हमारे रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो जाए, मान लीजिए आपके बैक एरिया में कोई समस्या हो जाए, L4 L5 S1, तो अगर उसमें कोई भी समस्या रीढ़ की हड्डी में अगर हमारे हो रही है, उस वजह से भी जो हमारे नर्व्स वहाँ से गुजरती हुई नीचे आ रही हैं, उस वजह से भी हमें कई बार जलन झंझनाहट रहती है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो कई बार क्या होता है, इसको तो हम क्योर कर देते हैं, तब भी वो समस्या प्रॉपर ठीक नहीं होती। तो उसका कारण होता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, विटामिन्स की कमी होना। तो साथ साथ हमें इन चीज़ों को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अब मैं आपको कुछ 4-5 एक्सरसाइज इसमें बता दूंगी जो आप घर पे कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकता है। तो आप ये जो एक्सरसाइजेस हैं 3 टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम और दिन में 10-10 बार आप कर सकते हैं। और सेकंड, आप सावधानियाँ क्या क्या बरतेंगे इसमें। गाइस इसमें एक एज ग्रुप के बाद ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल जाती है। 50 के बाद या 45 एज के बाद ये जो समस्याएं हैं ज़्यादातर देखने को मिल ही रही हैं। तो गाइस आपको अपना न्यूट्रिशन पे वर्क करना है, आपको अपना पानी कम नहीं करना है बॉडी में, और अपनी बॉडी में एक्सरसाइजेस कम नहीं करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी के हर एक जॉइंट जो है, जो प्रॉपर तरीके से आप रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा। और जिनको डायबिटीज़ की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या है, वो जो है वो भी जो है फॉलो करेंगे इन चीज़ों को। बट एक्सरसाइजेज जो है वो कुछ कम मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो अगर मैंने कहा है कि उन्हें 10-10 3 बार करनी, तो वो सुबह और शाम कर सकते हैं एक्सरसाइज। उन्हें थकना नहीं, अपने बॉडी को एकदम से सांस फूलने लगती है कुछ पेशेंटों की, तो इतना ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप 3 बार करें नॉर्मल, और जिनको समस्याएं हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 10 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। और अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बॉडी में रहती है, तो वो सबसे पहले अपनी बॉडी की कमज़ोरी, वीकनेस को कम करें, अपने बॉडी में होने वाली कमियों को पूरा करें। ये पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पैरों में झंझनाहट और टिंगलिंग सेंसेशन के लिए फिजियोथेरेपी में कई सारी टेक्निक आ चुकी हैं, जैसे कि हम नॉर्मल थेरेपी से भी अपनी इस परेशानी को कम कर सकते हैं। हम इसमें टेंस, यूएस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और एडवांस थेरेपी लेने के लिए भी हम इसमें मैट्रिक्स थेरेपी कर सकते हैं, और लेज़र थेरेपी भी हम इसमें कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक आपकी जलन भी कम होगी और टिंगलिंग सेंसेशन भी काफ़ी कम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पॉइंट्स बनने की वजह से भी हमें ये दिक्कत होती है। तो जब उसमें हम मैट्रिक्स और लेज़र करते हैं तो उससे वहाँ के जो ब्लड सर्कुलेशन है हम उस पर वर्क करते हैं, जिससे कि वहाँ का सारा जो है वेस्ट मटेरियल वो क्लियर आउट हो जाता है, और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में ये करते हैं। और हम कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट को बता देते हैं, जैसे कि काफ की स्ट्रेचिंग करना और हैम्स की स्ट्रेचिंग करना। लेकिन हैम्स और काफ की स्ट्रेचिंग आपको किस तरीके से करनी है वो मैं आपको आगे शो कर दूँगी। तो वो करना है आपको एंकल फुट मूवमेंट करना। तो इस तरीके की कुछ एक्सरसाइजेज आपको करनी होती है, और टो से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें कम हो जाए। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएं। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।